रहे हो पुलिस को, ठीक है, पुलिस स्टेशन खोलने के लिए, या बैंक को दे रहे हो, बैंक के कोई ब्रांचेस खोलने के लिए, पोस्ट ऑफिस को दे रहे हो, तो क्योंकि ये ज़रूरी है आपके बिजनेस को रन करने के लिए, तो यहाँ से आने वाली जो इनकम होगी उसे भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लिया जाएगा, उसे कहाँ लिया जाएगा, पीजीबीपी इनकम में लिया जाएगा। ठीक है। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, इसमें हमने क्या देखा कि यदि कंपोजिट लेटिंग है ना, मतलब रेंट की जो वैल्यू है उस रेंट की वैल्यू पर आप बिल्डिंग के रेंट को और बिल्डिंग में जो संबंधित खर्चे हैं, है ना, जो संबंधित चार्जेस हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पार्किंग, एसी, रिपेयर, फर्नीचर, ठीक है, इन सब को बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो आप उसे आईओएस में या पीजीबीपी में ले लो। यदि आप बाइफरकेट कर सकते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लो। ठीक है। पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, ये एग्जम्पशन था। ठीक है। फिर इसके बाद हमने सेक्शन 27 में डीम्ड ऑनर का मतलब जान लिया। ठीक है। 5 आपको केसेस बताए थे जहां पर भले ही आप ऑनर नहीं है लेकिन आपको ऑनर मान लिया जाएगा, डीम्ड ऑनरशिप कहलाएगी वो। ठीक है जी। और क्या देखा था हमने, हाँ, एग्जेम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था एनुअल वैल्यू, है ना, एनुअल वैल्यू हमने देखा कि एनुअल वैल्यू में 3 पॉइंट बताए गए। ठीक है, ए बी सी। ठीक है। ए क्या था, ए था फेयर रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है। सेक्शन 23(1) में एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन बताई गई है जब बिल्डिंग को लेट आउट किया गया। तो यदि बिल्डिंग लेट आउट है उस केस में एनुअल वैल्यू किसे मानेंगे। 3 अमाउंट दिया था, तीनों में से कोई एक अमाउंट आपका एनुअल वैल्यू आएगा, तो उसमें से पहला अमाउंट था फेयर वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी एरिया में उस म्यूनिसिपैलिटी ने कोई वैल्यू देकर के रखी है कि यदि इस एरिया में आप इस तरह के घर को किराए पर देते हैं तो इतना रेंट लगेगा, ये म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है। फेयर रेंट मतलब ऑन एन एवरेज मार्केट में उस समय क्या रेट चल रहा है उस घर को किराए पर देने का, तो वो फेयर वैल्यू। तो ये एक हो गया। उसके बाद बी में क्या था, बी में ये लिखा था कि यदि where the property or any part of property is let and actual rent received or receivable by the owner is in excess of sum referred to in A। मतलब पहला वैल्यू क्या था, हम मार्केट वैल्यू उठा रहे थे, फेयर वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू उठा रहे थे। सेकेंड एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड आप लिख लीजिए, यदि एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट आपकी पॉइंट नंबर ए से हायर है तो उस वैल्यू को ले लीजिए। और तीसरा था यदि एक्चुअल रिसीव्ड कम है, और वो कम किस वजह से है, वैकेंसी की वजह से, कि जो आपका बिल्डिंग था वो साल के किसी पार्ट में या पूरे साल भर क्या रहा, वेकेंट रहा, इस वैकेंसी की वजह से आपका एनुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कम हो गया, तो इस कम अमाउंट को आप ले लीजिए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक चार्ट बना हुआ है बुक में जो कि मैंने आपको शेयर किया है, एक बार उसे देख लीजिएगा, है ना। जो चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 169 में है। ठीक है। वहाँ पर बताया गया है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, पॉइंट नंबर 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये दिया गया है। स्टेप्स टू डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें स्टेप 1 लिखा है फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। सेकेंड पॉइंट रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। तीसरा है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक। अब एक्चुअल रेंट यदि एक्सपेक्टेड रेंट से हायर है तो आप क्या ले लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट का जाएगा। दूसरा, यदि एक्चुअल रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है उस सिचुएशन में क्या होगा, अनरियलाइज्ड रेंट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल रेंट इफ 4 कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ठीक है। क्या क्या बताया है, एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही एक्चुअल रेंट हो जाएगी। और एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट,
बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट, ये आएगा। ठीक है जी, एक बार उस चार्ट को देखिए और पढ़िए। देखिए जी, यहाँ पर हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बेसिस पर एसएससी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को मापा जाएगा और उस पर फिर टैक्स लगाया जाएगा। ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो पहले देख लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कुछ एक टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या दिया हुआ है? फेयर रेंट दिया, ठीक है। एक और है म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक। एक वर्ड है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। और एक है एक्सपेक्टेड रेट, और एक है एक्चुअल रेट। इतने सारे अलग अलग टर्म दिए हुए हैं, इन सब में से ही कोई एक वैल्यू हम एनुअल वैल्यू के रूप में लेंगे। इन सब में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे और उसमें से कुछ चीजें डिडक्ट करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक। अब यहां पर देखिए, फेयर रेंट का मतलब है ये मार्केट वैल्यू की बात है। ठीक, मार्केट में जो रेंट की वैल्यू चल रही है ये उसकी बात कर रहा है। म्यूनिसिपल वैल्यू, ये म्यूनिसिपैलिटी जो होती है किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया की, वो म्यूनिसिपैलिटी जो अथॉरिटी होती है वो बताती है कि इस एरिया का रेंट लगभग कितना है। स्टैंडर्ड रेंट ये भी म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है? फिक्स करती है। देखिए, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में बता दूं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है। ठीक, आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आज जो बहुत पुरानी है, ठीक है, जैसे कई किराएदार होते हैं, जैसे दुकानों के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी दुकानें बहुत कई 50-100 साल से चल रही है वहां पर दुकानें, और वहां का जो किराया है वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए होता है। ठीक है, और
लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर जो किराया मिलना चाहिए वो हज़ारों में होता है, ठीक है। लेकिन वो आज भी जो किराएदार है, दुकानदार है, वो आज भी 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये में किराया दे करके अपना बिजनेस चला रहा है, लाखों कमा रहा है, ठीक है। वो जगह खाली नहीं करवा सकता। जो मकान मालिक है वो अपनी जगह खाली नहीं करवा सकता, क्योंकि कुछ लॉ ऐसे बने हुए हैं कि यदि कोई टेनेंट 12 महीने से अधिक रह लेता है आपके यहाँ, है ना, बिना कागजी कार्रवाई के, बिना नोटरी वगैरह के, है ना, बिना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के, तो आप उसे हटा नहीं सकते, ठीक। और जो किराया फिक्स रहता है उसी पे चलते रहता है। तो इस तरह से कुछ नियम वगैरह है, तो ये सारी चीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, कि हाँ इस एरिया का इतना स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रेंट वही है, म्यूनिसिपैलिटी या लोकल जो गवर्नमेंट होती है वही इस स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करती है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है कि ये जो म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू है और फेयर वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट करेंगे, ठीक है। या जहां पर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है, ठीक है, जहां पर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है वहां पर म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू या फेयर रेंट विचएवर इज हायर को लेने के बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, और स्टैंडर्ड रेंट में और इन दोनों में जो भी कम होगा उससे लेना है। देखिए हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक। तो पहले आप क्या देखेंगे, फेयर रेंट या म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, ठीक है। और ऐसा कोई एरिया जहां पर स्टैंडर्ड रेंट भी है ना, तो इसे आप क्या मान लेंगे, पहला पॉइंट मान लेंगे, ठीक। और जहां पर स्टैंडर्ड रेंट भी है तो इन दोनों में से, ये पहले वाले में से और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर। आ रही है बात समझ में? विच एवर इज लोअर को आपको लेना है। तो ये क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, ठीक। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, और यदि स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेंट या इन दोनों में से जो हायर है उन दोनों का लोअर वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, ठीक है। और एक्चुअल रेंट का मतलब क्या, आपको अपने किराएदार से जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है वो क्या है, एक्चुअल रेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिडक्शन ऑफ सर म्युनिसिपल। हाँ जी। सर वो जो ऊपर के जो दो हैं उनमें से दोनों में से एक हायर होना चाहिए, उसको लेंगे। हाँ, दोनों में से जो हायर है उसको लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो यही एक्सपेक्टेड रेंट है, यस सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो इन दोनों का हायर ले लो और उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, और जो भी इन दोनों वैल्यू में लोअर होगा उस लोअर वैल्यू को ले लो, वही लोअर वैल्यू क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रेंट, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, ओके सर। ठीक है। और ये जो एक्चुअल रेंट का मतलब क्या, आपको कितना रिसीव हुआ अपने टेनेंट से, आपको अपने किराएदार से कितना पैसा रिसीव हुआ वो एक्चुअल रेंट है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर A, B, C, the taxes including service tax
levied by the local authority and paid by the owner during the previous year, irrespective of previous year of which such tax is related, shall be deducted in determining the annual value of property. Generally, service tax include fire tax, water tax, conservancy tax, education cess, etc. तो आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आपने पे किया होगा, है ना, उसको यहाँ से आपको डिडक्शन के लिए अलाउ करेगा, है ना, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, है ना, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, ये आपको डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन में बताया है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी और क्लॉज सी द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर शैल नॉट इंक्लूड, subject to such rule as may be made in this behalf, the amount of rent which the owner cannot realize. Unrealized rent shall not form part of annual value if the following conditions are satisfied. Unrealized rent का मतलब क्या होता है? ठीक, एक और पढ़ आ गया यहाँ पर, unrealized rent। ठीक है। एक और नया टर्म आ गया, अनरियलाइज्ड रेंट। अब ये अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट होता है जिसे आप अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ऐसा रेंट जिसको आपने रिकवर नहीं कर पाए अपने टेनेंट से, उस तरह का रेंट क्या कहलाता है? अनरियलाइज्ड रेंट कहलाता है। ठीक, और इसके बारे में क्या बताया गया है? अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में बोला गया कि इस अनरियलाइज्ड रेंट को आप अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में नहीं लेंगे। ठीक है, और इसके लिए कुछ कंडीशंस बताएं। अनरियलाइज्ड रेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनुअल वैल्यू इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। रूल 4 जिसे कहा गया, पहला है द टेनेंसी इज बोनाफाइड। दूसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। द डिफॉल्टिंग, तीसरा है द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। और चौथा है द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स ऑफ इंस्टीट्यूटिंग लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड rent or satisfies the assessing officer that legal proceeding would be useless। ये 4 चीजें बताई गई है अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। ठीक, कि किन किन ऐसी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब अनरियलाइज्ड रेंट को नहीं लिया जाएगा। देखिए, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है कि वो रेंट जो आपको नहीं मिल पाया, है ना। मान लीजिए सिचुएशन क्या हुई, आपका एक किराएदार था, है ना, आपका एक किराएदार था, वो पूरे 12 महीने आपके घर किराए पर रहा और उसके बाद वो भाग गया, है ना, घर में ताला लगा दिया, निकल गया। उसने क्या किया, 12 महीने में से सिर्फ 4 महीने का किराया दिया था, बाकी 8 महीने का किराया उसने दिया ही नहीं। ठीक है, कितने महीने का किराया दिया? सिर्फ 4 महीने का किराया दिया, 8 महीने का किराया नहीं दिया। ठीक, अब मान लीजिए आप इनके बेसिस पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकल गया, है ना, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखिए सिर्फ एक्चुअल रेट के हिसाब से नहीं निकल रही, यहाँ पर बाकी चीजें भी आ रही है ना।
जैसे फेयर रेंट हो गया, म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट, इन सबको देख करके निकलेगा, फिर एक्चुअल रेंट निकलेगा। ठीक, तो मान लीजिए फेयर रेंट आपका ज्यादा है ना, क्योंकि फेयर रेंट पूरे 12 महीने का आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे 12 महीने की, स्टैंडर्ड पूरे 12 महीने का रहेगा, एक्सपेक्टेड ये निकलेगा, एक्चुअल रेंट तो आएगा सिर्फ आपका 4 ही महीने का, है ना। एक्चुअल रेंट तो सिर्फ 4 ही महीने का है, आपके हाथ में तो सिर्फ 4 महीने का ही रेंट रिसीव होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें पूरे 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होंगी। तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि जो अनरियलाइज्ड रेंट है कितने महीने का, 8 महीने का, वो आपको डिडक्शन के लिए मिल जाए, है 8 महीने का रेंट, क्योंकि आपको रिसीव ही नहीं हुआ, नॉट रिसीव, वो भाग गया। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्शन करने के लिए नहीं अलाउ करेगा जब तक कि 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, है ना। तो 4 कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है। टेनेंसी इज बोनाफाइड, पहला कंडीशन है टेनेंसी इज बोनाफाइड। टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब क्या है, टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब है कि जो टेनेंसी, जो वैकेंसी आई है ना, जो टेनेंट था वो आपका, वो लीगल टेनेंट था, है ना, आपके आपका ही किराएदार था और वो भाग गया। ठीक, दूसरा है the defaulting tenant has vacated or steps have taken to compel him to vacate the property। ठीक है, एक्चुअल में आपका टेनेंट भाग गया, है ना, एक्चुअल में आपके टेनेंट ने आपके घर को खाली कर दिया है ना, और नहीं भी किया है तो आपने उसको खाली करवाने के लिए मेहनत की है ना, आपने नोटिस वगैरह उसको भेजा होगा, लॉयर वगैरह का खर्चा किया होगा, इस तरह का आपने एक्शन लिया हुआ है। तीसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आपका जो टेनेंट है वो आपके एक प्रॉपर्टी से निकलकर दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं गया है, वो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में टेनेंट नहीं है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, आपके पास मान लीजिए 2 घर है ना, ये एक घर है, ये दूसरा घर है ना, घर नंबर 1, घर नंबर 2। आपने अपने टेनेंट को क्या कि भैया तू मेरे को, तू इस घर में रह ले, मेरे को 4 महीने का किराया दे दे, 8 महीने का मत देना, इसका मैं डिडक्शन ले लूंगा, तू क्या कर मेरे दूसरे घर में जाके शिफ्ट हो जा। ऐसा नहीं होगा, आपका टेनेंट यहाँ पर था, उसने 8 महीने का किराया नहीं दिया और उसके बाद वो चले गया और आपका किराया दिया भी नहीं, ठीक है, तो आपके किसी भी और दूसरी प्रॉपर्टी में वो नहीं रख सकता, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा ही करोगे, इस साल इस घर को दे दिए किराए पर, है ना, 4 महीने का किराया लिए, 8 महीने का छोड़ दिए, है ना, उसको बोले दूसरे घर में शिफ्ट हो जा, 8 महीने का किराया नहीं दिया है करके आपने डिडक्शन ले लिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, ठीक, पॉइंट नंबर 4, द एसएससी has taken all reasonable steps of instituting legal procedure of the unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceeding would be useless। ठीक है, आपने अपने अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए मेहनत की है ना, आपने हो सकता है किसी लॉयर को अपॉइंट किया हो सकता है उससे नोटिस भिजवाया हो, पुलिस में एफआईआर करवाई हो, है ना, कुछ तो कुछ एक्शन आपने लिया होगा अपने अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए। ये आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपको अनरियलाइज्ड रेंट को डिडक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। आई बात समझ? अब यहाँ पर सेक्शन 23(1)A में बताया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये कैलकुलेट करना बता रहा है, कहाँ पर, सेक्शन 23(1)A में। ठीक, तो यहाँ पर पहले बताया है वेयर स्टैंडर्ड रेट हैज नॉट बीन फिक्स्ड, जहाँ पर स्टैंडर्ड रेट फिक्स नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर, फेयर रेट या
म्युनिसिपल रेंट व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं है, ठीक। दूसरा, यदि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है तो ये जो यहाँ पर फेयर या म्युनिसिपल दोनों में से जो हायर होगा वो, और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर को देखता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन 23(1) भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर पेज नंबर 171 में आ जाइए, ठीक। वहां पर दिया हुआ है सेक्शन 23(1)(b), डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट, ठीक है जी। वहां क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। Sometimes the owner takes upon himself under the agreement the burden of providing certain facility to the tenant. For example, lift, water pump, electricity, vehicle parking, gardener, etc. In such a case, the actual rent received or receivable minus the cost of providing such facility will be actual rent. If the tenant has undertaken the obligation of the landlord, example, the tenant will pay electricity bill of the portion occupied by the landlord. The amount so paid will be added in a rent received or receivable to arrive at the actual rent. However, no adjustment will be made in the determining of actual rent regarding the following: tax paid by the tenant to the local authority regarding the building occupied by him, repair charges borne by the tenant, notional interest on deposit taken from the tenant. बात करते हैं एक्चुअल रेंट कि ये एक्चुअल रेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। देखिए, आपके पास कोई किराएदार आया, आपके पास एक घर था, है ना, आपके पास किराएदार आया, है ना, 3 BHK का घर था। आपने क्या किया, किराएदार को बताया कि भैया इस घर का किराया 10,000 रुपये महीना है, ठीक है। तो जो किराएदार से आपको रिसीव होगा 10,000 रुपये पर महीना, वो आपका क्या होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा, ठीक है। दूसरा, यदि उस घर के जो खर्चे हैं, जैसे वाटर पंप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, व्हीकल पार्किंग हो गया, आपने उस घर में जो गार्डन था वहां के लिए गार्डनर अपॉइंट करके रखा है, ये सारी सुविधाएं भी आप क्या कर रहे हो, अपने टेनेंट को दे रहे हो, है ना। तो आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा वो 10,000 नहीं होगा, 10,000 में से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डनर, इन सब के जो खर्चे होंगे जो आप वहन कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए, है ना। क्योंकि आपको तो नेट अमाउंट आपके पास आएगा ना, 10,000 रुपये आपके पास रेंट आएगा और आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब का खर्चा आप दोगे, है ना। तो मान लीजिए 3,000 रुपये इन सारी चीजों के खर्चे हैं, तो आपको नेट रेंट कितने का पड़ा, 7,000 रुपये का पड़ा, ठीक है। दूसरी तरफ मान लीजिए आपके पास घर है, 2 फ्लोर में डिवाइडेड है घर, ऊपर वाले फ्लोर में आप रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर को आपने क्या कर दिया है, किराए पर दे दिया, ठीक है। और अपने किराएदार को ये कहा कि पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी तुम पे करोगे, ठीक है, 10,000 महीने का किराया घर का, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो तुम पे करोगे, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी का तुम पे करोगे। किराएदार मान गया, है ना। मान लीजिए आपके पास रेंट आया 10,000 रुपये और घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 3,000 रुपये, ठीक है। तो आपका किराएदार आपको 10,000 रुपये देगा, बाकी 3,000 किसको देगा, बिजली विभाग को देगा, है ना। तो आपका जो किराया है वो एक्चुअल में कितना होगा, 10,000 प्लस 3,000, 13,000 रुपये आपके लिए किराया, क्योंकि 3,000 रुपये अगर टेनेंट नहीं देता तो कौन देता, आप देते, तो आपका खर्चा कम हो गया। और जब खर्चा कम हो जाता है, इनकम टैक्स इसको क्या मान लेता है, इनकम मान लेता है, ठीक है।
हाउएवर यहाँ ये बताया गया कि आपका जो रेंट है रिसीव्ड या रिसीवेबल, उसमें से कुछ चीजें आपको डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, यदि टेनेंट ने लोकल अथॉरिटी को टैक्स पे किया है तो अपने हिस्से का, तो वो आपके लिए डिडक्शन में अलाउड नहीं होगा। रिपेयर चार्जेस यदि टेनेंट ने पे किया है आपके घर में, वो आपको अलाउ नहीं होगा। और नोशनल इंटरेस्ट जैसे पगड़ी वगैरह आप लेते हो, है ना, जब आप किराए पर अपना घर या दुकान देते हो तो सिक्योरिटी मनी लेते हो या नहीं लेते, है ना, तो उस सिक्योरिटी मनी पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव वगैरह होगा, है ना, वो डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं, माइनस नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, है ना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्लास इसके लिए अटेंड कीजिए।